हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स केमिस्ट्री। तो आज हम करेंगे CUSAT 2019 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2। सॉरी गाइस, ये वीडियो आने में टाइम लगा ड्यू टू हेल्थ रीज़न। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी होगी, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, इसके 1 to 12 क्वेश्चन जो है मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था। आज की वीडियो में हम 13 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम हैलाइड इज फाउंड टू बी 89.2 into 10 raised to the power minus 4 if the molar ionic conductance of the lithium plus is 38.7 into 10 raised to the power minus 4, then the molar ionic conductance of the halide ion is। आपको जो है लिथियम हैलाइड की आपको मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है, लिथियम आयन की दे रखी है, और आपको हैलाइड की निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज करेंगे कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोलरास लॉ क्या कहता है, अगर LIX जो होगा आपका, अगर LIX वेट अगर LIX आपका इस तरह डिसोशिएट होगा Li और X नेगेटिव में, तो अब देखिए यहाँ पे Li की और इनकी X नेगेटिव यानी हैलाइड आयन की अगर आप इनकी मोलर आयनिक कंडक्टेंस का सम करें तो आपको वो सम जो होगा वो मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे देगा किसकी, पूरे सॉल्ट की। तो सिंपली हमें दोनों वैल्यूज यहाँ दे रखी थी। आप जब हैलाइड आयन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट की मोलर आयनिक कंडक्टेंस में से लिथियम आयन की जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको जो है हैलाइड आयन की आयनिक कंडक्टेंस आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आपका 50.5, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L इज फाउंड टू बिटवीन 0 and L/2। यानी कि आपको यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो है एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है, और अगर आपने एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने 1D बॉक्स जरूर पढ़ा होगा। 1D बॉक्स क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि आपका कोई भी क्वांटम पार्टिकल जो है वो 1D यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लेंथ L है उसके बीच में आपका वो घूम रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो पार्टिकल जो है वो उस 1D बॉक्स की 0 से L/2 वाली जो लेंथ का जो मतलब पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका पार्टिकल वो पाया जाएगा। तो देखो, अगर आपने 1D बॉक्स पढ़ा है तो वहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये वाला पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि वहाँ पर जो साई फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसके द्वारा हम उस क्वांटम पार्टिकल के मोशन को बताते हैं। ठीक है, और ये साई स्टार जो है ये इसका कॉन्जुगेट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, और अगर आप इनका इंटीग्रेशन कर दें, एक ये लेंथ एलिमेंट है यहाँ पे 1D बॉक्स के लिए dx, अगर आप इनका इंटीग्रेशन कर दें तो आपको ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा पार्टिकल 1D बॉक्स में पाए जाने की। तो अब देखो यहाँ पे साई फंक्शन जो होता है, अब आपको देखो अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है या आपको अभी याद नहीं भी है तो आप दो चीज़ें याद कर लें। एक तो ये वाला फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो इस फॉर्मूले से पता लगाई जाएगी। दूसरा कि जो साई फंक्शन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अंडर रूट बाय एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये दो फॉर्मूले जो हैं आप याद कर लो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं एक चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो BHU एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो CUSAT हो, चाहे वो हैदराबाद का हो या DU, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, फिजिकल केमिस्ट्री में वहाँ पे क्वांटम से क्वेश्चन पक्का है ना, और एलिमेंट्री क्वांटम से, और उस क्वांटम के अंदर 1D बॉक्स क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पक्का है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी याद 1D बॉक्स के बारे में, तो आप जो है ये दो चीज़ें तो आप याद कर ही लें। और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए 1D बॉक्स के ऊपर, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा साइन फंक्शन है। जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग बायोलॉजी के हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस साइन फंक्शन का जो कॉन्जुगेट होता है वो भी यही होता है। जब तक कि आपका फंक्शन में आयोटा वगैरह ना हो तो जो आपका जो साइन फंक्शन होगा और उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो दोनों सेम होंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो है हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, और देखो हमने लिमिट क्या लगाई, 0 से L/2। क्यों लगाई ये लिमिट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि बिटवीन 0 से L/2 के बीच में निकालना है हमें, है ना। तो आपने क्या करा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे साई की वैल्यू रख दी और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू रख दी।
अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या है, ये √2/L और √2/L इनका क्या हो जाएगा, जैसे आप इनका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा तो 2/L आ जाएगा। इस 2/L में से मैंने 1/L तो बाहर रख दिया और जो 2 था उसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने दिया। ऐसा क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये देखो ये पूरा एंगल है n/x/L, तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, है ना। मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी पता होगी आपको। अब देखो 2 sin² x का जो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको हम जो है 2 sin² थीटा की आइडेंटिटी से करेंगे। 2 sin² थीटा क्या होता है, 1 - cos2 थीटा। अब जब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 - cos2 और थीटा क्या था आपका n/x/L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n/x/L। अब आपके पास ये एक पूरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म है, एक तो 1 वाला टर्म और एक cos वाला टर्म, है ना। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो अलग अलग रखेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से, देख लिया एक बारी। अब देखो अगली स्टेप में आते हैं। अगली स्टेप में क्या किया हमने, अलग अलग कर दिया। तो देखो पीछे आप जब अलग अलग करोगे इनको तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 है और 1 dx से मल्टीप्लाई होकर आपको dx दे देगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में देखो ये जो है आपका यहाँ पे dx आ गया। अब जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L/2। ऐसे ही आपने अगले वाले टर्म में देखो cos का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, sin 2n/x/L, और यहाँ पर जो है लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से L/2। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब आप लिमिट्स की वैल्यू डालेंगे तो L/2 रखेंगे एक बारी, और एक बारी जीरो रखने पे तो पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। तो L/2 रख के देखते हैं। L/2 जब आप रखोगे तो L से L जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा और आपको देगा 1/2। ठीक है, और सेकेंड वाले टर्म में हम देखते हैं। सेकेंड वाले टर्म में क्या होगा, देखो सेकेंड वाले टर्म में अगर आप x की जगह आप L/2 रख दो एक बार, तो L/2 जैसे आप रखोगे इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहले कट कर रखा है। और दूसरी बारी आप क्या करोगे, आप x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा। ये पूरा जो ये एंगल है ये 0 हो जाएगा, और जैसे साइन 0 क्या होता है आपका, वो भी 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा क्या बचा था, यहाँ पर हमारा बचा था साइन n पाई। अब देखो साइन पाई क्या होता है, वो भी 0 होता है, तो साइन n पाई क्या होता है, वो भी 0 होगा। यानी कि ये पूरा जो टर्म है आपका, जो सेकंड टर्म है था, ये पूरा टर्म आपको वैल्यू दे देगा 0। तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 1/2। ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच मॉलिक्यूल विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रा, यानी कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल आपको IR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। तो देखो IR स्पेक्ट्रा के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि वहाँ पे डायनेमिक डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। अब ये डायनेमिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो डायनेमिक डायपोल मूवमेंट का मतलब है कि IR स्पेक्ट्रा जो है वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे हम कहते हैं। यानी कि आप वहाँ पे जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस डालते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट में चेंज होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, जिन मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, यानी कि जो पहले ही पोलर मॉलिक्यूल है जिनका अपना एक डायपोल मूवमेंट होता है, तो वाइब्रेशन के अंदर तो उनके डायपोल मूवमेंट में चेंज आना ही है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें तो HCl मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, तो ये तो IR स्पेक्ट्रा देगा ही, क्योंकि इसका तो पहले ही डायपोल मूवमेंट है। ऐसे आपका जो क्लोरोमीथेन है, इसके अंदर भी आपका डायपोल मूवमेंट है, तो ये दोनों तो IR स्पेक्ट्रा देंगे। अब आपके पास जो ऑप्शन बचते हैं CO2 और नाइट्रोजन। तो देखो CO2 का जो केस है उसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है और दोनों साइड जो है उसके ऑक्सीजन होता है ना। मैं डबल बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि दोनों साइड जो है उसके ऑक्सीजन होता है। अब देखो, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये तो आपका इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो तो 0 हो जाता है क्योंकि दोनों साइड कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ये आपका इसका कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट तो नहीं होता। लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन होते हैं तो इसके अंदर 4 तरह के वाइब्रेशन, मतलब 4 तरह के जो है वाइब्रेशन देखे जाते हैं। उनमें से जो है एक, ये अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगर ये CO2 मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकली स्ट्रेच करे, एसिमेट्रिकली का मतलब है कि एक साइड ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए और एक साइड कम स्ट्रेचिंग हो जाए, तो उस कारण इसके अंदर जो है डायनेमिक डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, और उसी की वजह से जो है CO2 जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है, और इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो CO2 तो IR एक्टिव होता है ना। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा, नाइट्रोजन।
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर जो है केवल 2 ही एटम है, वहां पे ना तो परमानेंट डायपोल मोमेंट है और ना ही वहां पे डायनेमिक डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि अगर वो वाइब्रेट करेगा या किसी भी तरह से वो अगर वाइब्रेशन शो करे तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा और डायपोल मोमेंट का मतलब उसमें चेंज भी नहीं होगा, इसलिए वो IR इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय 100 वॉट येलो लैम्प इन 1 सेकेंड इज, okay, wavelength of yellow light is 560 nanometer and the efficiency of lamp is 100%। efficiency of lamp is 100% का मतलब है कि जितना भी वो एनर्जी यूटिलाइज करेगा उतनी ही एनर्जी के वो फोटोन एमिट करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ दे क्या रखा है? हमें दे रखा है पावर। पावर कितना दे रखा है हमें? 100 वॉट, ठीक है, और हमें टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। तो जब आपको पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी। देखो यहाँ से, है ना, आपको पावर दे रखा है तो आप क्या करोगे? आपको पावर दे रखा है तो एनर्जी कैसे निकालोगे आप? पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से आपकी एनर्जी आएगी 100 जूल। अब आप ये मान के चलो कि चलो हमें जो फोटोन्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं जो 1 सेकंड में उस लैम्प से निकल रहे हैं वो n मान लो। तो इस n आप क्या रख सकते हो यहाँ पे? एन एच न्यू इक्वल्स टू ई। अब ई जो होगा, सॉरी, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई अपॉन एच न्यू, ठीक है। अब न्यू जो होगा यानी फ्रिक्वेंसी, उसको आप क्या लिख सकते हो? सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब सी आपका क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सारी वैल्यूज आप डाल दो यहाँ पे। ई की वैल्यू आपने डाल दी 100, लैम्डा आपकी थी 560 नैनोमीटर, इसलिए 10⁻⁻⁹ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपने प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दिया और ये आपने स्पीड ऑफ लाइट डाल दी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करना खुद से, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.8 इंटू 10⁻20, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो देखो, आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पता लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो किस किस यूज के लिए आती है ना। तो देखो, प्योर रोटेशनल जो है, हम यहाँ पे देखो हम एक एक करके एलिमिनेट करते जाएंगे। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, क्या उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है? नहीं, नहीं होगा भी उसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों एटम तो जो है वो सेम है, पोलैरिटी है ही नहीं, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये तो हम नहीं यूज कर सकते। फिर देखो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी हमने डिस्कस किया था कि वहां पे चेंज इन डायपोल मोमेंट होना चाहिए, या तो जिसी को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक डायपोल मोमेंट। तो वो भी यहाँ पे एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखते जाओ, वो भी यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा NMR। NMR में अगर आप देखें तो NMR के अंदर आपको क्या चाहिए होता है? NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, और जिन ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? 16, और जो मास नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 16 हो गया, कार्बन 12 हो गया, वो NMR इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो वैसे ही NMR इनएक्टिव होगा, तो आप DB आपका ऑप्शन नहीं होगा। फाइनली ऑप्शन आपका क्या बचा? ऑप्शन सी। तो रोटेशनल लेमन स्पेक्ट्रा से आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कैन बी डिटेक्टेड बाय IR स्पेक्ट्रा। यानी कि आप जब IR स्पेक्ट्रा लोगे तो CO2 मॉलिक्यूल की कितनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो IR एक्टिव होगी। तो देखो, इसको पता लगाने से पहले हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी कितनी, है ना। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो फॉर्मूला होता है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वो होता है 3n-5, है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। तो n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स। n की वैल्यू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी हो जाएगी? 3, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। जब आप यहाँ से 3n-5 करेंगे तो आपको जो है 4 आपको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेंगे। लेकिन 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 एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये कि इन 4 में से केवल एक जो होगा वो IR इनएक्टिव होगा। कैसे? मतलब यहाँ पे जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेचिंग मोशंस होंगे और 2 बेंडिंग। उन स्ट्रेचिंग में से जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी, यानी कि दोनों साइड अगर बराबर की स्ट्रेचिंग हो, तो देखो डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, वो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये तो आपका IR इनएक्टिव हो जाएगा। बचे कितने? 4 में से 3। तो एक तो होगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो IR एक्टिव होगा। और बचे आपके 2 बेंडिंग। बेंडिंग तो दोनों ही जो है आपके IR एक्टिव होंगे। तो आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 जो होंगे। 3 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो
आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस वीडियो में, या फिर आपको कोई भी नया टॉपिक ऐसा जो आपको लगता है कि वो मुझे आपको ब्रीफ में समझाना चाहिए। ठीक है, सी यू सेट एंट्रेंस से पहले। एंड सॉरी गाइज, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।